गुड आफ्टरनून। आज हम यहाँ फिजिक्स में विवर्तन डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। विवर्तन तरंगों में होने वाली एक घटना है और इसकी परिभाषा ये है कि तरंगों का तीक्ष्ण किनारे से शार्प किनारों से मुड़ जाने की घटना विवर्तन कहलाती है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर माना हम कमरे के अंदर बात कर रहे हैं तो कमरे के बाहर अगर दरवाजे जैसे बंद है, कमरे के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो हमारी ध्वनि को सुन देता है। ये कैसे संभव है जबकि दरवाजे बंद हैं? ये इसलिए संभव है कि जो ध्वनि तरंग है वो दरवाजों और खिड़कियों के किनारों से मुड़कर बाहर निकल गई और तब बाहर वाले व्यक्ति ने उस ध्वनि को सुना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर कहीं पर कोई कमरा है, उसमें दरवाजे पे कोई बहुत बारीक सुराख है और कमरे के अंदर लाइट जली हुई है, तो कमरे के बाहर अंधेरा होने के बावजूद भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है कमरे के अंदर का। यानी अगर कमरे के बाहर अंधेरा है और कमरे में अगर हमने ट्यूबलाइट जलाई हुई है, दरवाज़ा बंद किया हुआ है, तो उसके अगर दरवाजे को हल्का खुला रखें तो कमरे के बाहर कुछ प्रकाश आ जाता है। तो ऐसा कैसे संभव है? ये सब विवर्तन के कारण संभव है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो दरवाजे या खिड़कियों के तीक्ष्ण जो किनारों में जो बहुत बारीक छिद्र बना हुआ है, रेखा छिद्र, उससे क्या होता है, प्रकाश किरणें उन किनारों से मुड़कर बाहर आ जाती हैं। या अगर दरवाजे में या खिड़की में बहुत बारीक छिद्र बना हुआ है, उस छिद्र के किनारों से भी प्रकाश किरणें मुड़कर बाहर आ जाती हैं, जिस कारण से उस कमरे से बाहर भी कुछ प्रकाश फैला हुआ दिखाई देता है। तो प्रकाश के या तरंगों के तीक्ष्ण किनारे से मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने एक ये कांच की प्लेट ले लें हम, और उस कांच की प्लेट पर अगर हम एक तरफ काला पेंट कर दें, ये काला पेंट किया किसी कांच की प्लेट पर, अब काला पेंट एक तरफ किया और उस काले पेंट पर हमने क्या किया, या तो किसी ब्लेड से या सुई की नोक से हमने एक रेखा छिद्र बना दिया, ऐसे स्क्रैच मार दिया। अब जो है इस जो ये यहाँ पर रेखा छिद्र बनाया हमने इस काली कांच की प्लेट पर रेखा छिद्र बना दिया सुई की नोक से या ब्लेड से। इसके सामने हमने क्या, रेखा छिद्र के सामने एक सीधा ऊर्ध्वाधर प्रकाश तंतु रख दिया। ये प्रकाश तंतु यहाँ से प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, लैंप। अब ये ऐसा होना चाहिए कि ये जो प्रकाश तंतु है ये इस रेखा छिद्र के ठीक समांतर सामने होना चाहिए। तो होता क्या है, अगर यहाँ पर प्रेक्षक है, यहाँ से अगर कोई प्रेक्षक इस रेखा छिद्र के दूसरी तरफ से प्रेक्षक देख रहा है, तो उस प्रेक्षक को यहाँ पर्दे पर क्या दिखाई देता है, उस पर्दे पर उसको यहाँ से आने वाला प्रकाश इस रेखा छिद्र से पार आकर प्रेक्षक को दिखाई देता है पर्दे पे, परंतु पर्दे पे केवल उतनी ही चौड़ी पट्टी दिखाई नहीं देती जितना चौड़ा यहाँ पर क्या है, रेखा छिद्र है। यानी रेखा छिद्र के आकार की पट्टी पर्दे पर दिखाई नहीं देती है, बल्कि होता क्या है, रेखा छिद्र की जो चौड़ाई है उससे ज्यादा चौड़ी एक चमकीली पट्टी पर्दे पर दिखाई देती है, और उस चमकीली पट्टी के दोनों तरफ कुछ कम चौड़ी चमकीली पट्टियां और भी दिखाई देती हैं, धुंधली पट्टियां दिखाई देती हैं। ये सब जो है विवर्तन के कारण है। होता क्या है कि जो ये प्रकाश यहाँ से आया, ये इस रेखा छिद्र से पार जब जाता है तो कुछ प्रकाश किरणें रेखा छिद्र से सीधे पार चल जाती हैं, जैसे ये गई सीधे पार, और कुछ प्रकाश किरणें क्या होती हैं, ये इस रेखा छिद्र के किनारों से मुड़ जाती हैं, ऐसे कुछ यहाँ की ओर, कुछ यहाँ की ओर। तो जो प्रकाश किरणें सीधे आगे बढ़ी, उन्होंने जो है इस सीडी पोर्शन पे, वहां पर ये सीडी पोर्शन पे एक चौड़ी चमकीली पट्टी बनाई, और जो प्रकाश किरणें इस रेखा छिद्र के किनारों से मुड़ गई, ये सीधे नहीं गई बल्कि थोड़ा किनारों से मुड़ गई, वो जो है इस चमकीली चौड़ी पट्टी के दोनों तरफ ऊपर और नीचे की ओर क्या बनाती हैं, कुछ कम चमकीली और कम चौड़ी पट्टियां बनाती हैं। तो ये विवर्तन के कारण संभव है। विवर्तन से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश जो है
सदैव सीधी रेखा में नहीं चलता है, वो जो है तीक्ष्ण किनारों से मुड़ सकता है। ठीक है, तो जैसा किरण प्रकाशिकी में समझाया गया था कि किरण प्रकाशिकी में बताया गया था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो ये जो है आंशिक रूप से ही सत्य है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा के अलावा तीक्ष्ण किनारों पर भी मुड़ जाती है, ये मुड़ सकती है आंशिक रूप से। तो इसमें जो पर्दे पर हमको चमकीली और पट्टियां प्राप्त होती हैं, वो इस संसार प्राप्त होती हैं। तो पर्दे के बीचों बीच एक चौड़ी चमकीली पट्टी और ज्यादा चमकीली पट्टी प्राप्त होगी, ये उसे कहते हैं हम केंद्रीय उच्चिष्ट या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या मुख्य उच्चिष्ट भी कहते हैं इसको। और इसके दोनों तरफ जैसे यहाँ पे पहले काल चमकीली और चौड़ी पट्टी, उसके बाद थोड़ा डार्क पट्टी, कम माने कम चौड़ाई की डार्क पट्टी, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर इस बीच इस वाली पट्टी से कम चौड़ी चमकीली पट्टी, जैसे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इनकी चौड़ाई कम होगी। फिर उसके बाद ज़्यादा चौड़ी डार्क पट्टी, फिर और कम चौड़ी चमकीली पट्टी। तो होता क्या है, इसमें पर्दे के सेंटर पे एक ज़्यादा चौड़ाई की और अधिक चमकीली, अधिक तीव्रता की केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, जिसके दोनों तरफ एकांतर क्रम में अदीप्त और दीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं। जो दोनों तरफ ये दीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं, इन दीप्त पट्टियों को हम कहते हैं गौण उच्चिष्ट या गौण दीप्त फ्रिंज या द्वितीयक उच्चिष्ट। और यहाँ पर जो ये अदीप्त और दीप्त हैं, ये एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। जो ये किनारों की तरफ ये दीप्त प्राप्त हो रही है और इनकी जो ये गौण उच्चिष्ट हैं, इनकी तीव्रता या इनकी चमक इस केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से कुछ कम होती है, चौड़ाई भी कम होती है और चमक भी कम होती है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके लिए निकालेंगे फॉर्मूला, गणितीय सूत्र इसका। तो इसमें देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एक यहाँ पर लिया उत्तल लेंस L1। इस उत्तल लेंस के सामने यहाँ पर इस उत्तल लेंस के फोकस पे, प्रथम फोकस पे हमने एक यहाँ पर प्रकाश स्रोत ले लिया और इसके बाद इस उत्तल लेंस के सामने यहाँ पर एक स्लिट ली, ये वाली स्लिट। इस स्लिट पर एक बहुत सूक्ष्म छिद्र किया है AB, ये रेखा छिद्र जैसे यहाँ पर क्या था वैसे यहाँ पर एक रेखा छिद्र AB। और इस पट्टी स्लिट के दूसरी तरफ इधर एक उत्तल लेंस L2 रखा गया है। ठीक है, ये जो L2 यहाँ पर L2 उत्तल लेंस है, ये इस स्लिट के, ये स्लिट क्या होगी इस उत्तल लेंस के, ये होगी इसके इस तरफ। ठीक है, स्लिट इधर उत्तल लेंस इधर, यानी स्लिट के एक और उत्तल लेंस, स्लिट के दूसरी तरफ भी उत्तल लेंस। अब इस जो उत्तल लेंस L2 है, इसके बाद इधर की ओर एक पर्दा रखा गया है। इस पर्दे पर हम विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करते हैं, यानी इसी पर्दे पर हम विवर्तन में बनने वाली केंद्रीय दीप्त और ये गौण दीप्त फ्रिंजे प्राप्त करते हैं। यानी दीप्त अदीप्त जो फ्रिंजे विवर्तन में प्राप्त होती हैं, उनको हम इस पर्दे पर प्राप्त करेंगे, XY पर्दा ये। अब यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये पर्दा है ये इस L2 उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पर होना चाहिए, यानी इस उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस तल पे, ये द्वितीय फोकस तल पे पर्दा होगा। विवर्तन के लिए ये जरूरी है कि जो यहाँ पर इस स्लिट में जो ये रेखा छिद्र बना रखा है, इस छिद्र का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। जैसे कि ध्वनि तरंगों में होता है, ध्वनि तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 1 मीटर की कोटि की होती है, और जो हमारे दरवाजे या खिड़कियां हैं उनकी जो आकार होता है वो भी उसी कोटि का होता है। इसीलिए क्या होता है, ध्वनि तरंगे जो हैं दरवाजा बंद करने के बावजूद, अगर कमरे में दरवाजा बंद किया है, खिड़कियां बंद है, हम कमरे के अंदर आवाज निकाल रहे हैं, तो वो आवाज में निकली हुई जो ध्वनि है वो दरवाजों और खिड़कियों के किनारों से मुड़कर बाहर चल जाती है। वो इसीलिए क्योंकि दरवाजों खिड़कियों के किनारों का जो वहाँ पर आकार है, वह आकार ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य की कोटि का है। यानी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की होती है, तो उसी 1 मीटर के आसपास ही क्या होता है, जो किनारे हैं उनका आकार हो जाता है, चाहे दरवाजा हो चाहे खिड़कियों के पर्दे हो।
अब जो है, परंतु जैसे वहाँ पर प्रकाश है, तो प्रकाश में ऐसा संभव नहीं है। अगर हम प्रकाश के का विवर्तन प्रतिरूप देखना चाह रहे हैं, तो जिस छिद्र से हम प्रकाश को गुजारेंगे उस छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का होना चाहिए। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो है करीब करीब, जो दृश्य प्रकाश है 4700 ये 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी इतने ही आकार का क्या होना चाहिए, छिद्र का आकार भी इतने ही कोटि का होना चाहिए, यानी जैसे 5000 6000 एंगस्ट्रॉम इस कोटि का अगर छिद्र का आकार हो तो हमें व्यतिकरण प्रतिरूप ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पर सुई की नोक से हमने इस काली कांच की प्लेट पे खुरचा था, क्योंकि सुई की नोक का आकार या ब्लेड की जो धार है उसका जो आकार होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है। इसलिए यहाँ पर काली जो पेंट की भी कांच की प्लेट थी, उस काली प्लेट पे हमने सुई की नोक या ब्लेड से यहाँ पर रेखा चित्र बनाया था, जिससे कि वहाँ पर प्रकाश का विवर्तन प्राप्त हो जाए। अब जो है यहाँ पर हम गणितीय सूत्र निकालने हैं, तो क्योंकि इस लेंस L1 के प्रथम फोकस पर एक प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश किरणें आपतित हुई, ये प्रथम फोकस पे है, तो प्रथम फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये समांतर होगी किरणें। अब ये समांतर किरणें क्या है, ये इस स्लिट पर बने हुए रेखा छिद्र से पर आपतित हो रही हैं। तो जैसे ये समांतर प्रकाश तरंगे इस रेखा छिद्र पर आपतित होती हैं, तो इस रेखा छिद्र पर जो बिंदु होंगे, ये बिंदु हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर एक तरंगाग्र बन गया है, क्योंकि ये सभी इस लेंस से आने वाली प्रकाश तरंगे इस AB के प्रत्येक बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगी। तो यानी ये AB यहाँ पर जो छिद्र बना, यहाँ पर स्थित जो भी बिंदु होंगे वो बिंदु किसी तरंगाग्र पर स्थित बिंदु माने जाएंगे, और इस तरंगाग्र पर स्थित बिंदु क्या करेंगे, तब नई तरंगों को उत्पन्न करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर AB पर जो तरंगाग्र होता है, उस तरंगाग्र पर स्थित जो बिंदु होंगे वो बिंदु नई तरंगों को उत्पन्न करते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं को। तो होता क्या, उससे इस AB छिद्र के जो बिंदु हैं, यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये बिंदु आगे की ओर तरंगे भेजते हैं। अब ये तरंगे जब आगे चली तो कुछ तरंगे बिना विचलित हुए ये सीधे आगे निकल गई, ये सीधे आगे बढ़ी और ये इस दूसरे लेंस पे पड़ी, और ये दूसरा लेंस क्या करता है, इन समांतर आने वाली किरणों को ये जो है अपवर्तन के पश्चात अपने द्वितीय फोकस पर मिलाता है। तो उत्तल लेंस इन समांतर आपतित तरंगों को या किरणों को इस पर्दे के इस अपने लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलाता है। अब द्वितीय फोकस कहाँ पर है, इसी पर्दे पे है, O बिंदु पे। तो ये समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर द्वितीय फोकस O पर मिलती हैं। तो O पर क्या होता है, जो ये किरणें आई ये बिना मुड़े हुए ये सीधे यहाँ पर O पर मिली, तो इससे क्या हुआ, A और B के बीच जो भी प्रकाश किरणें समांतर होते हुए इस मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए इस लेंस से पड़ी, तो वो जो है O तक, A से B तक चलने वाली किरणें जब O पर पहुंच रही हैं, तो ये O पर क्या हो रहा है, ये O पर पहुंचने में यहाँ पर पथांतर क्या हो रहा है, 0। यानी C से जो किरण O तक पहुंचेगी, वो किरण C से O तक चलने वाली समस्त प्रकाश किरणों के बीच का पथांतर क्या होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर O तक पहुंचने वाली किरणों के बीच पथांतर 0 होता है, और जहाँ पथांतर 0 होता है वहाँ पर जो है हमेशा क्या बनती है, यहाँ पे दीप्त फ्रिंज बनती है। तो यहाँ पर इसलिए जो O बिंदु है, तो ये O बिंदु पर पहुँचने वाली जो प्रकाश तरंगे हैं उनमें पथांतर 0 होने के कारण यहाँ पर एक दीप्त फ्रिंज बनती है। ये दीप्त फ्रिंज जो है बहुत चमकीली होती है और इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ प्रकाश तरंगे ऐसी होती हैं, ये A और B के बीच जो बिंदु होंगे, ये बिंदु नई तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं। तो कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो सीधी नहीं निकल पाती, ये इस स्लिट के जो ये यहाँ पर रेखा छिद्र था, इस रेखा छिद्र के किनारों पर मुड़ जाती हैं। जैसे ये सीधी नहीं निकली, ये किरण सीधी नहीं निकली, ये इधर की ओर मुड़ गई, थोड़ा ऊपर की ओर। ऐसे ये किरण सीधी नहीं निकली, ये थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गई। ऐसे ही एक किरण ये है, ये किरण सीधी नहीं निकली, ये भी थोड़ा यहाँ से आई और यहाँ से ऊपर की ओर ये मुड़ गई। तो होता क्या है, इसमें कुछ प्रकाश तरंगे इस स्लिट के किनारों पर
तिरछी मुड़ जाती हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये अपनी पहले वाली दिशा से थीटा कोण पर मुड़ गई। तो थीटा कोण पर जो ये किरणें मुड़ गई, ये विवर्तित तरंगें हैं। विवर्तित माने किनारों पर मुड़ने वाली किरणें। तो इसमें क्या होगा, इस स्लिट के किनारों से कुछ प्रकाश किरणें थीटा कोण पर मुड़ चुकी हैं। तो थीटा कोण पर जो ये किरणें विचलित हुई, ये किरणें थीटा कोण पर विचलित होने वाली किरणें तब जो है इस लेंस L2 पर पड़ती हैं, और लेंस L2 फिर इन किरणों का क्या करता है, अपवर्तन के पश्चात इनको किसी बिंदु P पर मिलाता है। जैसे देखिए, ये थीटा कोण पर ये किरण आई, थीटा कोण पर ये किरण में मुड़ी, तो इस लेंस ने इसको अपवर्तन के पश्चात इधर भेज दिया। ऐसे थीटा कोण पर ये किरण मुड़ी, तो इसने इसको अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर मोड़ दिया। तो यानी P पर कौन सी किरणें ये मिलती हैं, P पर वो किरणें मिलती हैं जो थीटा कोण पर मुड़ चुकी हैं। ठीक है, वो किरणें जो है अपवर्तन के पश्चात P बिंदु पर मिलती हैं। तो P बिंदु पर क्या बनता है, P बिंदु पर या तो दीप्त या तो अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो हम अब स्थिति के अनुसार निकालेंगे कि यहाँ पर जो किरणें आ रही हैं, थीटा कोण पर जाने वाली जो किरणें हैं, वो जब P पर मिल रही हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि पथांतर क्या है। पथांतर के अनुसार यहाँ पर दीप्त या अदीप्त फ्रिंज बनेंगी। पर यह निश्चित हो गया है कि O पर जो भी प्रकाश किरणें आ रही हैं, यहाँ पर O पर आने वाली जितनी प्रकाश किरण, C से O तक पहुँचने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी, इनके बीच पथांतर क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए कलांतर भी क्या होगा, शून्य होगा। अतः यहाँ पर क्या बनेगी, दीप्त फ्रिंज। अब हम यहाँ पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के लिए सूत्र निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर O पर जो फ्रिंज बनती है वो दीप्त फ्रिंज है, उसे कहते हैं हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या केंद्रीय उच्चिष्ट या मुख्य उच्चिष्ट। उसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो फ्रिंज बनती है उसकी तीव्रता भी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिंज आती है, जो फ्रिंज बनती है, उसके लिए पथांतर क्या होता है, शून्य, कलांतर भी शून्य। तो तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, उसको इससे दिखाया गया है। ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि इस बिंदु पर तीव्रता तरंग की सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद जो ये तीव्रताएं इन बिंदुओं पर, जैसे इन बिंदुओं पर तीव्रताएं क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। इनको देखते हैं अभी। सबसे पहले हम निम्नलिखित के लिए प्रतिबंध निकाल रहे हैं। निम्नलिखित का मतलब है अदीप्त फ्रिंज। निम्नलिखित का मतलब है अदीप्त फ्रिंज। तो इसमें क्या होता है, निम्नलिखित के लिए हम ये मान लें कि जो ये A और B है, इस A B के बीच का ठीक मध्य का बिंदु है C। तो होता क्या है इसमें कि इस A और B के बीच की दूरी हम मान लें, सपोज A B के बीच की दूरी है स्मॉल a। अब जो है इस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है माना लैम्डा। ठीक है, तो अगर इस A और B के बीच जो किरणें आई, हमने क्या किया, यहाँ पे A से इस किरण पे, कौन सी किरण, जो थीटा कोण में मुड़ गई है, B से ये थीटा कोण में मुड़ी हुई किरण है, तो A से इस थीटा कोण B के थीटा कोण पर मुड़ी हुई किरण पे हमने एक लंब डाल दिया है, ये लंब पड़ गया। ठीक है, ये लंब पड़ा N बिंदु पे। तो यहाँ पर एक संपूर्ण त्रिभुज मिल गया ANB। इसमें हमने ये कोण भी क्या होगा, अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा ही आता है। ठीक है, इसके लिए ये माना जाए कि ये जो पर्दा है, ये पर्दा इस स्लिट से बहुत अधिक दूरी पे, यानी ये D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है, A और B के बीच की दूरी है। तो अगर D इस स्मॉल ए की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो ये कोण भी थीटा और ये कोण भी क्या होंगे, थीटा ही होंगे, वही कोण होंगे। अब इसमें A से P तक की किरण गई, थीटा कोण पर मुड़ी हुई किरणों को देख रहे हैं हम। B से P पर ये किरण गई, ये थीटा कोण में मुड़ी हुई किरण, तो इनके बीच का पथांतर, तो P पर थीटा कोण पर मुड़ी हुई
थीटा कोण पर विवर्तित तरंगों के P पर मिलने पर पथांतर। जब ए और बी के बीच से जो किरणें आ रही हैं, ये किरणें जब P पर मिलेंगी तो वहां पर पथांतर कितना होगा? तो पथांतर के लिए हम कैसे निकालेंगे? ये AP माइनस BP। तो इस BP में से अगर हम AP घटाएं तो ये आएगा BN। क्यों? क्योंकि हमने यहां से लंब डाल दिया AN। तो होता क्या, P से A की दूरी वही होगी, P से N की दूरी वही होगी। इस लंब AN का हर बिंदु P से क्या होगा? समान दूरी पे होगा। ठीक है, तो इस AN का हर बिंदु इस P से समान दूरी पे है। इसलिए हम कह सकते हैं कि A और P से, ये A और B से जो P पर किरणें आ रही है यहाँ, इनके लिए पथांतर। तो पथांतर आ जाएगा BP माइनस AP, BP माइनस AP। और ये बराबर आता है क्या? ये जो पथांतर होता है ये BP माइनस AP, ये आता है BN के। ठीक है, BN, क्योंकि हम यहाँ पर इस BN को तोड़ सकते हैं PN प्लस BN। तो इस PN को हम क्या लिख देंगे? AP लिख देंगे, क्योंकि AP और PN आपस में बराबर हैं। अब जो है यहाँ पर पथांतर आ गया BN, और इस BN का मान, ये इस BN का मान हम निकाल देंगे इस त्रिभुज से साइन थीटा के द्वारा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है इसका BN बट्टे कर्ण, कर्ण है इसका AB। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बराबर BN, BN को BN रहने दीजिए, BN हमारा क्या है? पथांतर है, हमें इसका मान निकालना है, बटे AN, ये AB। तो AB की वैल्यू हमने क्या मान रखी है? A। BN बराबर आ जाएगा हमारा A साइन थीटा। ये हमने परिणाम नंबर 1 लिख दिया। अब हम यहाँ पर ये माने, यदि यहाँ पर ये जो पथांतर है, यदि ये लैम्डा के बराबर हो, यदि ये पथांतर लैम्डा के बराबर हो, तब क्या होगा? तो पथांतर BN बराबर आ गया A साइन थीटा। अब यदि पथांतर BN बराबर हम लैम्डा मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा का मतलब कि A और B से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर। तो इसमें ये कंडीशन तभी आ जाएगा, इससे A साइन थीटा बराबर लैम्डा। इससे क्या पता चल रहा है कि A और B के बीच की जो दूरी है, इसको हम दो बराबर भागों में बांट दें, AC और BC, ये ठीक दो बराबर भागों में बांट दिया। तो इससे क्या होगा? जैसे हम ये कहते हैं कि इसके बीच माना 100 बिंदु हैं, A और C के बीच 100 बिंदु हैं, ऊपर के 50 बिंदु आधा भाग हो गया, नीचे के 50 बिंदु आधे भाग हो गए। तो यहाँ का जो पहला बिंदु होगा वो यहाँ के 51वें बिंदु के साथ क्या करेगा? पहले बिंदु से जो तरंग आएगी और 51वें बिंदु से जो तरंग चलेगी, ठीक है, यानी ठीक 50 का गैप रखना है पहले बिंदु से और ये 51वें बिंदु से जो तरंगे चलेंगी, उनके मध्य जो पथांतर होगा वो कितना होगा? लैम्डा बाई 2। लैम्डा पथांतर तो क्या है? A और B के बीच का है। तो यदि हम इनके बीच की दूरी को ठीक आधा आधा कर दें, आधी दूरी AC और आधी दूरी BC, तो इसमें क्या होगा? ऊपर के आधे भाग जो ये AC है, ऊपर का जो आधा भाग AC है, इसके किसी बिंदु से चलने वाली तरंग और नीचे के आधे भाग में आधी दूरी से A/2 दूरी से चलने वाली तरंग के बीच का जो पथांतर होगा वो λ/2 होगा। जैसे इसके बीच की दूरी है A, तो अगर हम ऊपर का पहला बिंदु ले लें तो यहाँ के पहले बिंदु से ठीक A/2 दूरी
नीचे यहाँ पर दूसरे भाग का जो बिंदु होगा, इन दो बिंदुओं से चलने वाली जो तरंगे होंगी उनके बीच का पथांतर क्या होगा, हमेशा λ/2 होगा। जैसे माना हमने यहाँ बीच में 100 बिंदु मान लिए, तो 100 का ठीक आधा हो गया 50। यहाँ पे ऊपर का पहला बिंदु और नीचे का कौन सा बिंदु, 51वां बिंदु। तो पहला और 51वें बिंदु से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर क्या होगा, λ/2। फिर यहाँ ऊपर का दूसरा बिंदु और उसके बाद ठीक 50वां बिंदु यहाँ नीचे होगा आधे भाग में, तो दूसरा 50वां बिंदु कौन होगा, 52वां। तो दूसरा ऊपर के दूसरे बिंदु और नीचे वाले भाग के 52वें बिंदु से चलने वाली जो तरंगे होंगी उनके बीच का पथांतर भी λ/2 होगा। ऐसे ऊपर के तीसरे बिंदु और नीचे का जो आधा भाग है उससे उसका 53वां बिंदु, तो तीसरा बिंदु और 53वें बिंदु से चलने वाली जो तरंगे होंगी उनके बीच का पथांतर भी क्या होगा, λ/2 होगा। तो ऐसा होने पर इस कंडीशन में ऊपर के आधे भाग के किसी बिंदु से चलने वाली तरंग और उससे a/2 दूरी पर नीचे के आधे भाग में किसी बिंदु से चलने वाली तरंग के बीच का पथांतर हमेशा λ/2 होता है। और जब ये पथांतर λ/2 होता है तो हमेशा यदि दो बिंदु से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर λ/2 हो जाए, जैसे एक बिंदु यहाँ कर a/2 दूरी पे एक बिंदु यहाँ का, इनसे चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर λ/2 हो गया, तो तब ऐसी दशा में कलांतर कितना हो जाएगा, ऐसी दशा में कलांतर हो जाएगा 2π/λ इंटू पथांतर। ये कलांतर का सूत्र है पथांतर के रूप में। तो 2π/λ इंटू पथांतर का माना गया λ/2, ये कैंसिल, ये आ गया पाई, कलांतर पाई आ गया। यानी ऊपर के आधे भाग के किसी बिंदु से और ठीक उसके a/2 दूरी पर नीचे के आधे भाग के किसी बिंदु से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर सदैव क्या होता है, यहाँ पे λ/2 होता है। इसलिए कलांतर भी उन दो बिंदुओं के बीच क्या आता है, पाई आता है। और जहाँ पर कलांतर पाई आ जाएगा या पथांतर λ/2 आएगा, वहाँ पर हमेशा विनाशी व्यतिकरण होता है। ये हमने व्यतिकरण में पढ़ा था, वही यहाँ पर भी होता है। यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए अर्थात अदीप्त फ्रिंजों के लिए शर्त क्या है, पथांतर λ/2 होना या कलांतर पाई होना। अर्थात किन्हीं दो बिंदु से चलने वाली तरंगें अगर, जैसे इन दो बिंदु से चलने वाली तरंगें अगर अध्यारोपित होकर यहाँ पर मिलती हैं, उनमें पथांतर λ/2 या कलांतर पाई होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा और अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो इससे ये आ गया हमारा कि जब ए और बी के से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर क्या है, यहाँ पर ए ये लैम्डा है, ठीक है, और यहाँ पर आगे a sin थीटा बराबर लैम्डा। तो उसका अर्थ है कि यहाँ पर ए और बी के बीच जो भी बिंदु होंगे उन बिंदुओं से चलने वाली तरंगें जब पी पर मिलेंगी तो वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर बनेगा अदीप्त फ्रिंज, ठीक है, और वो बनेगी पहली अदीप्त फ्रिंज। तो ये प्रथम अदीप्त फ्रिंज या प्रथम निम्निष्ठ भी कहते हैं इसको। तो ये प्रथम निम्निष्ठ का जो प्रतिबंध है वो क्या है, अगर कभी आता है व्यतिकरण में प्रथम निम्निष्ठ का प्रतिबंध, तो वो है a sin थीटा बराबर लैम्डा। इसी प्रकार अगर हम ये मान लें कि माना पथांतर बराबर 2 लैम्डा, जैसे मैंने पथांतर लैम्डा माना, अब 2 लैम्डा मान लीजिए, तो उस समय पथांतर तो वैसे ही था a sin थीटा, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा a sin थीटा बराबर 2 लैम्डा। अब कैसे समझाएंगे इसको, तो फिर वही, जब लैम्डा था तो हमने यहाँ से कितने भाग किए, 2 बराबर भाग। अब जब लैम्डा की जगह 2 लैम्डा मान दिया तो अब कितने भाग करेंगे, 2 ना कर दीजिए। यहाँ पर 2 भाग किए तो यहाँ पर 2 लैम्डा हो गए, तो यहाँ कितने भाग करेंगे, 4 भाग। तो यदि पथांतर 2 लैम्डा हो जाए अर्थात a sin थीटा बराबर 2 लैम्डा वाली कंडीशन आ जाए, तब a और b के बीच के 4 बराबर भाग कर दीजिए। तो जो ऊपर का पहला और दूसरा भाग होगा, उन भागों से चलने वाली जो तरंगें यहाँ मिलेंगी वो हमेशा विपरीत कला में मिलेंगी, और जो तीसरा चौथा भाग होगा उनसे चलने वाली जो तरंगें होंगी वो यहाँ मिलेंगी, वो भी विपरीत कला में मिलेंगी, उसमें विपरीत कला में मिलेंगी। अर्थात पहले और दूसरे भाग से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर क्या होगा, मिलने पर पथांतर हो जाएगा λ/2, और तीसरे और चौथे भाग से चलने वाली तरंगों के मिलने पर वहाँ पर पथांतर क्या होगा, λ/2। और λ/2 पथांतर का मतलब है कि वहाँ पर क्या बनेगा, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो वो अदीप्त फ्रिंज होगी, वो कहलाएगी पहली अदीप्त फ्रिंज कहलाएगी। वहाँ पर जो अदीप्त फ्रिंज बनेगी वो कहलाएगी द्वितीय अदीप्त फ्रिंज या द्वितीय निम्निष्ठ।
ऐसे ही तो ये द्वितीय निम्निष्ठ के लिए शर्त है। ऐसे ही अगर हम ये कह दें पथांतर बराबर 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा का मतलब है ए और बी के बीच के हम 6 बराबर भाग कर देंगे, पहले और दूसरे भागों से 6 बराबर भाग करेंगे, वो छोटे छोटे प्राप्त होंगे 6 भाग। तो पहले और दूसरे भाग से चलने वाली जो तरंगे होंगी वो यहाँ पर्दे पर जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर उनके बीच पथांतर होगा λ/2। फिर तीसरे चौथे भाग से चलने वाली जो तरंगे होंगी वो जब पर्दे पे मिलेंगी तो वहाँ पर पथांतर होगा λ/2। फिर पाँचवें छठे भाग से तरंगे चलेंगी उन वो पर्दे पर जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर पथांतर होगा λ/2। और ऐसा होने पर वहाँ पर क्या आएगा, हमेशा दीप्त फ्रिंज बनेगी। तो इसका अर्थ है जब भी पथांतर का मान लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इस प्रकार का हो तो वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर हमेशा अदीप्त फ्रिंज बनेंगी या निम्निष्ठ बनेंगे। तो इसलिए एनवी अदीप्त फ्रिंज या एनवी निम्निष्ठ के लिए कंडीशन क्या होगी, एनवी अदीप्त या निम्निष्ठ फ्रिंज के लिए प्रतिबंध, इसके लिए प्रतिबंध क्या आ जाएगा, इसके लिए प्रतिबंध आ जाएगा, प्रतिबंध वही है जैसे ए साइन थीटा बराबर लैम्डा पहले निम्निष्ठ के लिए, ए साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा दूसरे निम्निष्ठ के लिए। तो ऐसे एनवे निम्निष्ठ के लिए क्या आएगा, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। ठीक है, अब जो है इसमें उच्चिष्ट के लिए प्रतिबंध देखते हैं। उच्चिष्ट का मतलब है दीप्त फ्रिंज। ठीक है, इसको हम गौण उच्चिष्ट भी कह सकते हैं, गौण उच्चिष्ट के लिए प्रतिबंध। ठीक है ना, गौण उच्चिष्ट के लिए प्रतिबंध। उच्चिष्ट का मतलब दीप्त फ्रिंज। अब इसमें क्या आएगा, इसके लिए यह है जैसे हमने अभी निकाला पथांतर, हमने निकाले रखा पथांतर बराबर क्या लिखा, bn बराबर a साइन थीटा। परंतु अगर हम ये मान लें कि पथांतर क्या हो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा के रूप में न हो बल्कि भिन्न के रूप में हो, जैसे 3 λ/2 या 5 λ/2 हो या 7 λ/2 हो, इस प्रकार का हो, या एनवा 2n+1 λ/2 हो, तो तब क्या होगा। तो पहले हम इसको ले रहे हैं कि यदि पथांतर 3 λ/2 हो, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, तब ये भी पथांतर का सूत्र है, ये भी पथांतर का सूत्र है, तो तब a साइन थीटा बराबर 3 λ/2 ये आएगा। परंतु ऐसी स्थिति में जब पथांतर 3 λ/2 होगा तब यहाँ माना पर्दे के बिंदु P पर A और B के बीच से जो तरंगें मिल रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, उन तरंगों के बीच का पथांतर क्या है, 3 λ/2 है। तो P पर मिलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर जब 3 λ/2 होगा तो उस समय यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनेगी। इसको कैसे समझाएंगे, देखिए, अगर पथांतर इस प्रकार का है λ/2 का 3 गुना जैसे, ठीक है, 3 मल्टीपल, तो इसमें हम क्या करेंगे, A और B के बीच की जो दूरी है इस दूरी को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो A और B के बीच की दूरी को 3 बराबर भागों में बांटेंगे, तो जो पहला और दूसरा भाग आएगा उसमें वो पहले और दूसरे भाग से जो चलने वाले, पहले भाग से चलने वाली तरंगें और दूसरे भाग से चलने वाली तरंगें P पर जब मिलेंगी तो उनके बीच का पथांतर होगा λ/2। अब वो वहाँ पर उससे क्या बनेगा, वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। क्यों, क्योंकि पहले और दूसरे भाग से जो तरंगें चलेंगी वो जब P पर मिल रही हैं तो उनके बीच का पथांतर है λ/2, और पथांतर λ/2 का होने का मतलब है वहाँ पर अदीप्त फ्रिंज बनना। तो यानी पहले और दूसरे भाग से चलने वाली तरंगें जब P पर मिलेंगी तो वहाँ पर वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगी, क्योंकि वो विपरीत कला में मिल रही है। λ/2 पथांतर का मतलब होता है विपरीत कला। अब जो तीसरा भाग आया, मैंने कहा ना ये 3 है, तो यानी इसके 3 भाग कर रहे हैं, तो A और B के बीच के
तीन बराबर भाग के प्रथम दो भागों ने एक दूसरे के प्रभाव को पी पर मिलने पर खत्म कर दिया, परंतु जो तीसरा छोटा भाग होगा यहाँ पे, उस तीसरे भाग के सभी बिंदु से जो तरंगें पी पर मिलेंगी वो समान कला में मिलेंगी। यानी तीसरे भाग से जो भी तरंगें पी पर आएंगी वो एक साथ पहुंचेंगी पी पर और वो समान कला में मिलेंगी, और समान कला में मिलने पर क्या होगा, वहां पर दीप्त फ्रिंज बनेगी। ठीक है, और अर्थात सिर्फ ए बी के बीच की जो दूरी है उसके तीसरे भाग के कारण ही यहाँ पर क्या होगा, केवल पी पर समान कला में तरंगें मिलेंगी और वहां पर दीप्त फ्रिंज बनेगी। तो यहाँ पर जो दीप्त फ्रिंज बननी है वो केवल तीसरे भाग के बिंदुओं के कारण बन रही है, अतः यहाँ पर बनने वाली जो दीप्त फ्रिंज होगी उसकी चमक कुछ कम होगी। किसकी तुलना में, जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज थी उसकी तुलना में। तो यानी ये जो है, जब भी ए और बी के बीच से चलने वाली तरंगें पी पर मिले और उनके बीच का पथांतर 3λ/2 हो, तो ऐसी दशा में वहां पी पर क्या बनेगा, हमेशा दीप्त फ्रिंज बनेगी, और वो दीप्त फ्रिंज कहलाएगी प्रथम दीप्त फ्रिंज या प्रथम उच्चिष्ट, या उसको हम कह सकते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं उसको, द्वितीयक उच्चिष्ट, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, फर्स्ट द्वितीयक उच्चिष्ट, या प्रथम दीप्त फ्रिंज भी कह सकते हैं इसको। तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट या गौण उच्चिष्ट भी कहते हैं इसको। इसी प्रकार से अगर इन ए और बी के बीच के बिंदु से चलने वाली तरंगें पी पर मिले और उनके बीच का पथांतर 5λ/2 हो, तो तब भी यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनेगी। इसको ऐसे समझाएंगे कि तब ए और बी के बीच की जो दूरी है इसको 5 बराबर भागों में बांट देंगे। तो जो 5 बराबर भागों में बांट दिया, छोटे छोटे भाग प्राप्त होंगे। तो पहला भाग, अब दूसरे भाग से जो चलने वाली तरंगें होंगी वो पी पर मिलने पर विपरीत कला में मिलेंगी, क्योंकि पहले दूसरे भाग से जो तरंगें पी पर मिलेंगी उनके बीच का पथांतर क्या होगा, λ/2, कलांतर पाई, इसलिए वो पी पर मिलने पर एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगी विपरीत कला में मिलने के कारण। और वहाँ फिर तीसरा और चौथे जो भाग है उनसे चलने वाली तरंगें भी पी पर विपरीत कला में मिलेंगी और वो भी एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगी। सिर्फ पांचवा जो भाग होगा यहाँ पे छोटा, उस पांचवें भाग के सभी बिंदुओं से चलने वाली तरंगें पी पर एक साथ पहुंचेंगी, और सिर्फ पांचवें भाग के कारण पी पर क्या मिलेगा, तरंगें एक साथ पहुंच रही हैं। वहां पर पथांतर क्या होगा, वहां पे पथांतर आएगा लैम्डा के रूप में, और कलांतर होगा वहां पे 0 या 2π या 4π। तो हम ये कह सकते हैं कि पांचवें भाग के कारण ही पांचवें भाग के बीच के बिंदु से जो तरंगें पी पर चल रही हैं वो एक साथ पहुंच रही है, यानी समान कला में पहुंच रही हैं। तो केवल पांचवें भाग के बिंदु के कारण पी पर क्या बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी। इसी प्रकार तो यहाँ पर जो इस पथांतर के लिए जो दीप्त फ्रिंज बनेगी वो कहलाएगी द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट। तो द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए प्रतिबंध क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a sin थीटा बराबर ये a sin थीटा, तब किसके बराबर कर देंगे, 5λ/2 के बराबर। इसी प्रकार यदि इन पथांतर 7λ/2 हो, तो उसका मतलब है ए और बी के बीच की दूरी को हम 7 बराबर भागों में बांटते हैं। पहला दूसरा यहाँ पर एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा, तीसरे चौथे भाग से चलने वाली तरंगें भी पी पर मिलने पर एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगी, पांचवें छठवें भाग से चलने वाली तरंगें पी पर मिलने पर एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगी। केवल सातवां जो भाग होगा उससे चलने वाली तरंगें पी पर समान कला में पहुंचेंगी, अथवा वहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनेगी, पर उसकी चमक और भी कम होगी। तो अर्थात प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट, तृतीय द्वितीयक उच्चिष्ट, यानी जो ये दीप्त फ्रिंजें आगे मिल रही हैं, इनकी चमक लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे भागों के बिंदुओं के कारण वहां पर क्या बन रही है, दीप्त फ्रिंज बन रही है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर ये समझा सकते हैं कि जो nवीं दीप्त फ्रिंज होगी, यानी nवां द्वितीयक उच्चिष्ट, तो nवें द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए जो शर्त है, प्रतिबंध है, वो क्या हो जाएगा, a sin थीटा, ये भी पथांतर तो इनको बराबर करेंगे, यहाँ से a sin थीटा बराबर nवां टर्म ही होगा। इस 3, 5, 7 समांतर श्रेणी है, तो इसका nवां पद क्या आएगा, 2n + 1 × λ/2। ये nवें द्वितीय उच्चिष्ट के लिए
प्रतिबंध है। अब जो है यहाँ पर हम यहाँ पर ये जो ग्राफ है दिखा रहा है ये केंद्रीय उच्चिष्ट यानी केंद्रीय में जो दीप्त फ्रिंज बनती है इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा, और जो इसके बाद प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट द्वितीय उच्चिष्ट इनकी तीव्रता लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। ये तीव्रता लगातार कम हो रही है इसमें, और चौड़ाई भी इस वाले केंद्र वाले की चौड़ाई से कम है। अब जो है इसमें हमने निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई। इसमें फ्रिंज की चौड़ाई देखिए, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई या केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। विवर्तन की घटना में इसको उच्चिष्ट कहा गया, फ्रिंज को। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज को क्या कहा गया वहां पे, उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। इसमें जो है हमने यहां पर अभी पढ़ा था साइन थीटा बराबर ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, ये शर्त पड़ी थी। यहां से हम निकाल देते हैं साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। अब उसी में हमने यहां पर देखा था जो ओ बिंदु था और ये पर्दा था एक्स वाई वाला, इसके यहाँ पर ये ए बी था, यहाँ पर सी बिंदु था, सी के सामने ओ बिंदु था और ये माना पी बिंदु था। तो यहाँ पर एक कोण माना था हमने थीटा। तो माना यहाँ पी पर जो भी फ्रिंज बन रही है, जैसे माना यहाँ पर क्या बनी हमारी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के ऊपर और नीचे क्या बनती है, हमेशा अदीप्त फ्रिंज बनती हैं, निम्निष्ठ बनते हैं। तो ये माना केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के इस तरफ ऊपर की तरफ का पहला अदीप्त फ्रिंज है। तो इसकी यहां से दूरी है माना कितनी, y। और ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज यहां से यहां तक होगी और यहां से यहां तक होगी। तो ये इतनी चौड़ी है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आएगी कैसे, पहले हम इस चौड़ाई को निकालेंगे, तब इसका दुगुना कर देंगे तो ये चौड़ाई आ जाएगी। तो इसमें ये जो संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है COP, तो इसमें त्रिभुज COP से हम यहां से निकाल देंगे, ये भी थीटा था, tan थीटा बराबर y अपॉन ये क्या था, पर्दे की स्लिट से दूरी, ये स्लिट थी, ये आ गया tan थीटा बराबर y अपॉन डी। इसको परिणाम नंबर 1 लिखिए, इसको परिणाम नंबर 2 लिखिए। दोनों यदि थीटा बहुत छोटा कोण हो, थीटा बहुत छोटा कोण है, तो ऐसी कंडीशन में यदि यहाँ पर एक थीटा बहुत छोटा कोण है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो कीजिए इनको बराबर। tan थीटा का मान y अपॉन डी इक्वल टू इसका मान लैम्डा अपॉन ए। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा y इक्वल टू लैम्डा, सॉरी कैपिटल डी है ये, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। ये कहलाता है केंद्रीय फ्रिंज की आधी चौड़ाई, ये अर्ध चौड़ाई है। ये केंद्रीय फ्रिंज की या केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्ध चौड़ाई है। तो पूरी केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई क्या आएगी, वो इसका दुगुना करके आ जाएगी। केंद्रीय फ्रिंज या केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई वो आ जाएगी, इससे इसका दुगुना करके W मान लीजिए इसको, तो W बराबर हो जाएगा 2 इंटू वाई। ये क्योंकि वो केंद्रीय उच्चिष्ट जो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से नीचे तक,
ठीक है, बाकी इसके दोनों तरफ क्या होंगी, ये यहाँ भी डार्क फ्रिंज होगी और यहाँ भी डार्क फ्रिंज होगी। तो प्रथम निम्नलिष्ट, ये इन दोनों निम्नलिष्टों के बीच क्या बनेगी, ऊपर का प्रथम निम्नलिष्ट और नीचे का प्रथम निम्नलिष्ट, इसके बीच बनेगी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। तो W इसकी चौड़ाई में W मान ली, तो W बराबर 2y, y का मान यहाँ से रखिए, तो 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन ए, ये आ गया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र। जहाँ की ए क्या है, ये स्लिटों के बीच की दूरी है, ये स्लिटों के बीच, स्लिटों, ये स्लिट के जो किनारे हैं इनके, इसका अंतराल है। अब इसमें जो अन्य दीप्त फ्रिंज है उसकी चौड़ाई क्या होगी, अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई, जो अन्य दीप्त फ्रिंज बनती हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। द्वितीयक उच्चिष्ट जो होगा तो द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई, इसमें देखिए, जो हम निकालने माना पहला द्वितीयक उच्चिष्ट, तो पहला द्वितीयक उच्चिष्ट क्या किसके बीच बनेगा, जो दूसरा निम्नलिष्ट और पहला निम्नलिष्ट होगा उनके बीच क्या बनेगा, पहला द्वितीयक उच्चिष्ट। हम निकालें nवें द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई, तो उसमें जो है आ जाएगा हमारा nवें द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई, इसको हम निकालेंगे W डैश मान लीजिए इसको, यह आएगा, कैसे निकलेगा, nवां द्वितीयक उच्चिष्ट मतलब आप n+1वें निम्नलिष्ट की स्थिति देखिए और nवें निम्नलिष्ट की स्थिति देखिए। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था साइन थीटा बराबर ये लैम्डा अपॉन ए, और यहाँ पर टेन थीटा बराबर पढ़ा था y अपॉन डी। हम ये मान के चल रहे हैं, ये इस टाइम क्या है यहाँ पे, ये nवां द्वितीयक उच्चिष्ट, ये nवां निम्नलिष्ट है। तो nवें निम्नलिष्ट की स्थिति क्या आ जाएगी, यहाँ से yn अपॉन डी इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, तो यहाँ से yn बराबर आ गया लैम्डा कैपिटल डी इंटू ए। ये प्रथम के लिए था। देखिए nवां निम्नलिष्ट, nवें निम्नलिष्ट की शर्त क्या थी, वो थी a साइन थीटा बराबर n लैम्डा, nवें निम्नलिष्ट, उससे क्या गया साइन थीटा बराबर n लैम्डा अपॉन a। ठीक है, nवें निम्नलिष्ट को देख रहे हैं हम। इसके बाद जो है इसमें इस त्रिभुज में अगर ये nवां निम्नलिष्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा बराबर yn अपॉन डी, तो तब ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। तो ये इन दोनों को बराबर कीजिए, yn अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू n लैम्डा अपॉन ए, तो यहाँ से yn बराबर क्या आ गया, n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। ये क्या है, ये है nवें निम्नलिष्ट की इस o से दूरी, nवें निम्नलिष्ट की o से दूरी। ठीक है, इसको हमने yn मान लिया इस टाइम। तो ये nवें निम्नलिष्ट के लिए है, तो n+1वें निम्नलिष्ट के लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा n+1 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी, n के n+1 रख दीजिए अपॉन ए।
ठीक है। तो ये आ गया n+1वें निम्निष्ठ की स्थिति और ये आ गया nवें निम्निष्ठ की स्थिति। n+1वें निम्निष्ठ में से nवें निम्निष्ठ की स्थिति को घटा दीजिए तो यह आएगा nवें द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई, क्योंकि जो nवां द्वितीयक उच्चिष्ट होगा वो n+1वें और nवें इन दोनों निम्निष्ठों के बीच ही होगा। तो उसकी चौड़ाई के लिए हम कैसे निकालेंगे? nवें द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई yn+1 - yn। तो ये W डैश इक्वल टू आ जाएगा हमारा, मान रखा इसमें n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन A माइनस yn का मान यहाँ से रखा n लैम्डा कैपिटल D अपॉन A। तो ये आ गया लैम्डा कैपिटल D अपॉन A। तो ये आ गया हमारा, इस फॉर्मूले में जो चौड़ाई का सूत्र है इसमें n नहीं है, तो इसका अर्थ चाहे nवां हो, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी द्वितीयक उच्चिष्ट हो, सबकी चौड़ाई क्या होगी? लैम्डा कैपिटल D अपॉन A होगी। सिर्फ केंद्रीय जो दीप्त फ्रिंज थी या केंद्रीय जो उच्चिष्ट था उसकी चौड़ाई आ थी 2 लैम्डा D अपॉन A। ये केंद्र वाले के लिए था। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो है अन्य उच्चिष्टों की चौड़ाई से दोगुनी होती है। तो हमने यहाँ पर उच्चिष्टों की चौड़ाई देख ली, और उच्चिष्टों की तीव्रता क्या होती है? केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता से कम होती है, ये लगातार ऊपर की ओर नीचे की ओर घटती आती है। अब जो है ये विवर्तन और जो व्यतिकरण है इनमें क्या अंतर है? तो इसको देखिए कि जो विवर्तन में क्या होता है कि स्लिट के किसी एक ही छिद्र पर स्थित जो बिंदु होते हैं उन बिंदु से चलने वाली तरंगों के अध्यारोपण से क्या होता है? विवर्तन होता है। और इसमें क्या है जरूरी कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उस छिद्र के आकार की कोटि की होनी चाहिए। जबकि व्यतिकरण में क्या है? व्यतिकरण में दो सूक्ष्म छिद्रों से चलने वाली तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या होता है? व्यतिकरण होता है। यानी दो सूक्ष्म छिद्र होंगे, दो सूक्ष्म छिद्रों से जो कला संबद्ध तरंगें चलेंगी, तो कला संबद्ध तरंगों के अध्यारोपण के कारण यहाँ पर क्या होता है? व्यतिकरण होता है। विवर्तन में एक ही छिद्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण वहाँ पर क्या होता है? विवर्तन होता है। इसमें जो है उस छिद्र का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए विवर्तन में। दूसरा अंतर क्या है इसमें कि विवर्तन में जो फ्रिंजें बनती हैं तो उसमें केंद्र में जो फ्रिंज बनती है उसकी चौड़ाई अधिक, और जो उसके ऊपर नीचे अन्य फ्रिंजें बनती हैं उनकी चौड़ाई कम होती है। केंद्र वाली फ्रिंज की चौड़ाई अन्य दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई की दोगुनी होती है। इसमें क्या होता है व्यतिकरण में? इसमें सभी प्रकार की दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, जबकि विवर्तन में फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान नहीं होती। केंद्र फ्रिंज की चौड़ाई ज़्यादा होती है, अन्य फ्रिंज की चौड़ाई अलग होती है उससे। तीसरा कि विवर्तन में केंद्रीय जो फ्रिंज बनती है, केंद्रीय उच्चिष्ट, उसकी तीव्रता, उसकी चमक सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। जबकि अन्य जो उच्चिष्ट होते हैं, अन्य जो दीप्त फ्रिंज होती है, उनकी चमक क्या होती है? लगातार ऊपर की ओर या नीचे की ओर घटती आती है। जबकि व्यतिकरण में क्या है? व्यतिकरण में चमक एक समान रहती है। ठीक है। व्यतिकरण में शर्त क्या थी कि एक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगें जब आपस में मिलेंगी तो वहाँ पर व्यतिकरण होगा। यहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। यहाँ पर यह है कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए? छिद्र के आकार की होनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमने ये घटनाएं पड़ी इसमें। और विवर्तन और जो व्यतिकरण है, तो विवर्तन व्यतिकरण में अंतर दिखा। एक तो ये हो गया कि यहाँ पे चौड़ाई इसकी समान नहीं होती। व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, विवर्तन में फ्रिंजों की जो तीव्रता होती है वो एक समान नहीं होती। व्यतिकरण में फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। विवर्तन में जो है
कला संबद्ध तरंगों की आवश्यकता नहीं होती। व्यतिकरण में जो है समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगों के अध्यारोपण से क्या होता है, व्यतिकरण होता है। विवर्तन में आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए, ये जो है छिद्र के आकार की होनी चाहिए। इसमें जो है ये आज हमारा व्यतिकरण और विवर्तन पूरा हो गया है। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ध्रुवण। थैंक यू।